हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तत्व यौगिक और मिश्रण चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं इस पार्ट 3 के साथ। आशा करता हूं आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है उन दोनों ही वीडियो को, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद आइए और पार्ट 3 देखिए। तत्व यौगिक और मिश्रण चैप्टर हमारा इस वीडियो के साथ, इस पार्ट 3 के साथ समाप्त हो रहा है। अगले वाले वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री का, क्लास 9 से। आज का पहला टॉपिक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या अंतर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा। देखो, रासायनिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब आप याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। जहां रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रासायनिक परिवर्तन। सिंपल। जहां आपको लगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, आप बोल सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं। ऐसे गुण जिनका हम क्या कर सकते हैं कि अवलोकन कर सकते हैं एवं वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि रंग। भाई, रंग को हम देख सकते हैं कि रंग में चेंज आया है या नहीं आया है, रंग में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। कठोरता है, दृढ़ता है, बहाव है, घनत्व है, द्रवणांक है, क्वथनांक है, ये सारे जो है पदार्थ के भौतिक गुण कहे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई भौतिक गुण होता क्या है। भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। सिंपल, साधारण। भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन हो रहा है, कठोरता में परिवर्तन हो रहा है, दृढ़ता में परिवर्तन हो रहा है, बहाव में परिवर्तन हो रहा है, घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, द्रवणांक में परिवर्तन हो रहा है और क्वथनांक में परिवर्तन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। और भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे भौतिक गुण कहे जाते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवस्थाओं का जो अंतः रूपांतरण होता है, अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जैसे जल है, जल को जमा दो, बर्फ बना दो, जल को भाप में कन्वर्ट कर दो, तो ये जो अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, अपने आप में ये एक भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। आप जल का सूत्र पढ़ते हो H2O, कभी आप बर्फ का सूत्र पढ़ते हो कि आइस का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर जो जलवाष्प होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। भाई, सबके लिए यही होता है ना, सबके लिए यही होता है। जल अगर ठोस अवस्था में है तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट में S लिख देते हैं। जल अगर द्रव अवस्था में है तो ऐसे ब्रैकेट में L लिख देते हैं। अगर जल मान लीजिए कि गैसीय अवस्था में है तो हम ऐसे ब्रैकेट में G लिख देते हैं। जल बर्फ रूप में, जल द्रव रूप में, और यहाँ पर जल जो है भाप के रूप में। सबका रासायनिक सूत्र क्या है, एक समान है। यानी आप वाष्प ले लो, आप यहाँ पर आइस ले लो, सब में सबका निर्माण कैसे हुआ है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से। रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के संगठन में बिना कोई परिवर्तन हुए अवस्था का रूपांतरण होता है। देखो, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं है। आप आइस ले लो, स्टीम ले लो, सब में जो है 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा एक मॉलिक्यूल में। आप चाहो तो मास का भी रेशियो यहां पर लिख सकते हो। आप चाहे आइस देख लो, चाहे आप स्टीम देख लो, चाहे आप जल देख लो, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है उसका रेशियो आपको 1:8 ही मिलेगा। तो रासायनिक जो भी पदार्थ है इसमें, उसके संगठन में कोई परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा और ना ही पदार्थ में किसी भी टाइप का कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक जो प्रकृति है, सबके लिए एक समान है। बस भौतिक गुणों में अंतर आ गया है। भौतिक गुणों में अंतर आ गया है। एक रूप था जो कि कठोर हुआ करता था, अब बहाव आ गया है, घनत्व में अंतर हो गया है। तो ये सब क्या है, भौतिक गुण है। उनमें अगर परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ध्यान में रखिएगा।
आप जल को जमा कर बर्फ बना देते हो, जल को गर्म करके भाप बना देते हो, इससे कोई नया पदार्थ नहीं मिला है, वही पदार्थ है, बस रूप अलग अलग है। वही पदार्थ है, बस रूप अलग अलग है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। भले ही हमें बर्फ, जल और वाष्प जो है अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग भौतिक गुण दिखाते हैं, अलग अलग भौतिक गुण दिखाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से सब समान होते हैं, सब एक समान होते हैं। तो केवल अगर भौतिक गुणों में अंतर हुआ तो हम क्या बोलेंगे? अवस्था का परिवर्तन क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन है। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से जल, जल से बर्फ बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं होती है, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन ये नहीं कहे जाते हैं अवस्था में जो अंतः रूपांतरण होता है। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। जल की बात करते हैं और खाना पकाने के लिए जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, दोनों के दोनों लिक्विड है, दोनों के दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है, अलग अलग है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, तेल हवा में जलता है, तेल आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उसका स्मेल भी जो है कुछ अलग होता है। जबकि जल की हम बात करते हैं, गंधहीन है, स्वादहीन है और जल आग बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना यानी कि बर्निंग, बर्निंग जो हम जलाते हैं किसी पदार्थ को, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ वहां पर अभिक्रिया होती है। तो जहां अभिक्रिया हो जाती है वहां रासायनिक परिवर्तन। तो जलना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तेल और जल के बारे में आप समझ गए ना, तेल हवा में जलता है जबकि जल आग बुझाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो रसायन, इनका जो तेल है, इसका जो रासायनिक गुण है और जल का जो रासायनिक गुण है वो अलग अलग है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जब एक पदार्थ जलता है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया जब यहां पर होती है तो रासायनिक संगठन में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। नया पदार्थ पाते हैं, ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। आपने बर्फ को पिघला दिया, जल बना दिया, तो जल कोई नया पदार्थ नहीं है। नया पदार्थ हम तब कहेंगे जब हमें नए गुणधर्म वाले, नए रासायनिक गुणधर्म वाले हमें पदार्थ मिलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि नया पदार्थ है। रासायनिक गुणधर्म में जब परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ मिलेगा, अर्थात रासायनिक परिवर्तन से एक नया पदार्थ हमें मिलता है, भौतिक परिवर्तन से हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया बोले तो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रासायनिक परिवर्तन को आप रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हो। जहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है वहां रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जहां रासायनिक परिवर्तन हुआ है वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। अच्छा, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों हमें साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। मोमबत्ती में मोम होता है, मोम पिघलता है, तो मोम पहले ठोस होता है, फिर पिघल करके द्रव बन जाता है। तो मोम का पिघलना अपने आप में अवस्था परिवर्तन है, और अवस्था परिवर्तन अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। लेकिन उसी समय मोम जल भी रहा होता है, मोम जल भी रहा होता है, तभी तो मोम खत्म हो जाता है धीरे धीरे। मोम जल भी रहा होता है, तो जलना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम जो पिघलता है वो अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो याद रखिएगा कि वहां पर भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन हमें देखने को एक साथ मिलते हैं। अब आइए प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपसे पूछा जाता है इस टॉपिक के बाद, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन टॉपिक के बाद। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें, बांटे। पेड़ों को काटना,
पेड़ को जब आप काटते हैं तो क्या वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या कोई रासायनिक परिवर्तन होता है? भाई पेड़ को आपने काट दिया, पेड़ पहले बड़ा था अब छोटा छोटा हो गया है, टुकड़ों में वो आ गया है, तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बना है। पहले भी पेड़ था, अभी भी पेड़ है, बस उसका जो स्वरूप है वो बदल गया है। तो ये अपने आप में क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के लिए हम लोग ब्रैकेट में पी लिख देंगे, यानी कि फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, राइट। और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, तो मक्खन का बर्तन में पिघलना अपने आप में अवस्था में परिवर्तन है, तो ये अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, भाई जंग लगना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो नम वायु होती है उसके साथ लोहे की अभिक्रिया होती है तो जंग लगता है। तो ये अपने आप में क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, तो जल से बर्फ का बनना, जल से वाष्प का बनना, वाष्प से जल का बनना, ये सब क्या है? अवस्था में परिवर्तन है, तो ये अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। कहा जा रहा है कि जल को तोड़ दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये अपने आप में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन है। जल को आप भौतिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। जल अपने आप में एक यौगिक है और यौगिक को आप भौतिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। यौगिक को उसके घटकों में आप रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही तोड़ सकते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना, आप जल में क्या करते हो? साधारण नमक को घोल लेते हो। जल में आप साधारण नमक को घोल लेते हो तो आपको मिलता है नमक पानी का घोल। नमक पानी का घोल मिलता है आपको। अब उसमें कोई दूसरा चाहे तो नमक पानी का घोल बना सकता है, नमक की मात्रा को बदल करके, जल की मात्रा को बदल करके। तो ये सब जो है भौतिक परिवर्तन के अंदर देखा जाता है ना। रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो है ये चीज नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थों का संगठन होता है वो चेंज नहीं होता है। कोई नया पदार्थ यहां पर आपको नहीं मिलता है, ठीक। रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल नया पदार्थ मिलता है, नए गुणधर्म वाले नया पदार्थ मिलता है, नए गुणधर्म वाले। यहां पर देखो जल में नमक आपने घोल दिया, आपको पूरा घोल नमकीन लग रहा है, क्यों? क्योंकि नमक नमकीन है। तो जल और नमक के घोल में हमें जल और नमक दोनों को गुणधर्म देखने को मिलते हैं। कोई नया गुणधर्म वाला पदार्थ यहां पर नहीं बनता है। तो ये अपने आप में फिजिकल चेंज है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो आप उसको आसानी से रिवर्स भी नहीं कर सकते हो। भौतिक प्रक्रम के द्वारा आप उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते हो। आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो भौतिक प्रक्रम के द्वारा। जैसे आपने क्या कर दिया, यहां पर जल को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वापस से आप जल बना सकते हो, लेकिन भौतिक प्रक्रम के द्वारा नहीं, किसी फिजिकल प्रोसेस के जरिए नहीं। जो आपने पार्ट 2 में पढ़ा भौतिक विधियां, उन सब के जरिए आप ये चीज नहीं कर सकते हो। आपको वापस से रासायनिक अभिक्रिया जो है करानी पड़ेगी, हाइड्रोजन को जलाना पड़ेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब जाकर के जल बनेगा। लेकिन जहां फिजिकल चेंज होगा ना, वहां पर आप भौतिक प्रक्रिया के द्वारा रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे आपने जल में नमक घोल दिया, वापस से आप जल और नमक को अलग भी कर सकते हो भौतिक प्रक्रम के द्वारा, वाष्पीकरण के जरिए। तो यह फिजिकल चेंज है। फलों से सलाद बनाना, फलों का आपने सलाद बना लिया, कोई नया पदार्थ बना क्या? आपने खीरे को काट दिया, टमाटर को काट दिया, फ्रूट्स आपने काट दिए, तो क्या उससे कोई नया पदार्थ बनता है? नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनता है? ऐसा तो नहीं होता है। वही सारे पदार्थ होते हैं, बस पहले थोड़े बड़े थे, अब साइज में छोटे हो गए हैं, बस आपने उनका जो है स्वरूप बस बदल दिया है। कोई नया पदार्थ आपको यहां पर नहीं मिलता है। तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना, जलना अपने आप में जो है रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को आप जलाते हो, कागज को जलाते हो, तो आपको लास्ट में क्या मिलता है? राख मिलता है। बिल्कुल नया गुणधर्म वाला पदार्थ मिलता है आपको। वापस से आप राख को जो है लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, कागज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो वापस से आप पहले वाले स्वरूप में नहीं जा सकते हो, किसी भौतिक प्रक्रम के द्वारा आप बोल सकते हो। यहाँ पर आप कागज से लकड़ी तो बना ही नहीं पाओगे, किसी भी तरीके से नहीं बना पाओगे। और ना ही राख से, राख जो लास्ट में मिलेगा जलने के बाद, उससे ना आप लकड़ी बना पाओगे, ना ही कागज बना पाओगे, ना तो किसी फिजिकल प्रोसेस के जरिए, ना ही किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है यहाँ पर, राइट। तो ये जो पहला नंबर का सवाल है वो बन गया। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें।
ये काम आप कीजिए। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? देखो, हम लोगों ने मिश्रण के बारे में पढ़ लिया। पदार्थ को दो प्रकार से हम लोगों ने स्टार्टिंग में बांटा था, पहले वाले पार्ट में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आते थे, मिश्रण को हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे से कवर कर लिया। शुद्ध पदार्थ हमारा बच रहा था। शुद्ध पदार्थ में हम लोगों ने तत्व और यौगिक को रखा था। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या फिर एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। तो तत्व और यौगिक इसके अंदर आते हैं। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, लेवोजियर केवल आप याद रखिए, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शब्द है एलिमेंट, जिसे हिंदी में हम लोग तत्व बोलते हैं, ये शब्द दिया किसने? देखो, ये शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। 1665 में कोशिका की खोज हुई थी, 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द दिया था। लेकिन तत्व की परिभाषा किसने दी? तो अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर तत्व की परिभाषा सबसे पहली बार लेवोजियर ने दी थी। लेवोजियर को ही कहा जाता है रसायन शास्त्र का पिता। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। इन्होंने तत्व की परिभाषा दी अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस आधार पर इन्होंने तत्व की परिभाषा दी, लेकिन शब्द दिया तत्व लेवोजियर ने। देखो, इन्होंने क्या परिभाषा दिया था? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी आप बोल सकते हो कि जो तत्व है सबसे सरल पदार्थ है। तत्व जो है सबसे सरल पदार्थ है। आपने पढ़ा मिश्रण के बारे में कि मिश्रण को तो हम लोग भौतिक प्रक्रिया के द्वारा उनके घटकों में तोड़ सकते हैं। आपने यौगिक के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा तो अब देख लो। कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में आपने पढ़ा, एक बार बता चुका हूं मैं पार्ट 1 में, कंपेयर करते हुए मिश्रण के साथ। यौगिक को आप किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा इनके घटकों में आप नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो इसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ तो सकते हैं, लेकिन किसी फिजिकल प्रोसेस के जरिए नहीं, किसी भौतिक प्रक्रम के द्वारा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने ऊर्ध्वपातित करवा दिया या फिर वाष्पीकरण करवा दिया, आसवन, प्रभाजी आसवन, अपकेंद्रन, क्रिस्टलीकरण, ये सारे भौतिक प्रक्रम है। इन सारे के द्वारा, ऐसे ही जो भी भौतिक प्रक्रिया है उनके द्वारा जो है आप किसी यौगिक को उसके घटकों में नहीं तोड़ सकते हैं। यानी यौगिक को आप अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। नमक पानी का घोल था, अपने आप में एक पदार्थ है, इसे आप और सरल पदार्थ में तोड़ सकते हो कि नमक और पानी दोनों अलग अलग कर दो। यौगिक को भी आप सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो। यौगिक में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसे तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये अपने आप में एक पदार्थ है, ये अपने आप में एक पदार्थ है। तो यौगिक को तोड़ दिया सरल पदार्थों में, लेकिन किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं। यौगिक को आप उनके सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो, या फिर बोल दो यौगिक को आप उनके घटकों में तोड़ सकते हो केवल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। लेकिन तत्व को आप ना तो भौतिक प्रक्रिया के द्वारा और ना ही रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आप उनके घटकों में या फिर तत्व से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि तत्व ही खुद में सरल पदार्थ है। उसे आप अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हो, चाहे आप रासायनिक अभिक्रिया के जरिए ही सही आप नहीं तोड़ सकते हो। अंतर आपको समझ में आया? मिश्रण भौतिक प्रक्रिया के द्वारा आप उनको घटकों में तोड़ सकते हो, या फिर बोल दो अन्य सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो। यौगिक को आप भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तोड़ सकते हो। तत्व की बात करते हैं तो वो सबसे सरल पदार्थ है। आप किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा भी उन्हें आप सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हो, तो भौतिक प्रक्रिया की तो बात ही क्या करना। सरल पदार्थों में आप तत्व को नहीं तोड़ सकते हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस के जरिए चाहे केमिकल प्रोसेस के जरिए। सीधी बात, नो बकवास, याद रहेगा आपको। तत्व को धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व को धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी तक कितने तत्व खोजे गए हैं? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें धातु है, अधातु है, उपधातु है। सबसे ज्यादा धातु है, तब अधातु है और उसके बाद उपधातु है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। धातुओं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री के अंदर। चैप्टर का नाम ही है धातु अधातु। यहां पर धातु के बारे में, अधातु के बारे में कुछ बातें जो है दी गई है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
देखो जो धातुएं होती है ना, वो ये सारे गुणधर्मों को दिखाती है, चाहे वो सारे के सारे गुणधर्म दिखा सकते हैं या फिर इनमें से कुछ को दिखा सकते हैं। कौन कौन से गुणधर्म हैं? ये चमकीली होती है, धातुएं चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, ये सब धातु है, सब विद्युत और ताप दोनों के ही सुचालक होते हैं। ये तन्य होती है। तन्य का मतलब क्या हो गया कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, तार के रूप में खींचा जा सकता है, राइट। ये आघात वर्ध्य होती है, यानी इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, इसको पीटने पर टन की आवाज आती है, इसका मतलब यही हुआ। तो जो धातुएं होती है प्रायः चमकीली होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, तन्य होती है, तार के रूप में खींच सकते हैं, आघातवर्ध होती है, पीट पीट करके चादर के रूप में ढाल सकते हैं, और पीटने पर टन की आवाज आती है। तो जो धातुएं होती है वो ये सारे गुणधर्मों को दिखा सकती है, राइट, या फिर इनमें से कुछ गुणधर्मों को दिखाती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। ये जो मरकरी है जिसका इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है, मरकरी, पारा, ये एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। अब जो अधातु है वो ये सारे गुणधर्मों को दिखाती है, इनमें से कुछ को या फिर सारे को दिखा सकती है। ये विभिन्न रंगों की होती है, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन का जो स्वरूप है ग्रेफाइट, वो सुचालक है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है ना, कार्बन का ये रूप है कोल और कोक, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब अधातु है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, हम लोगों ने तत्व को बांटा ना, तत्व को बांटा धातु, अधातु और उपधातु में। तो हम बोलते हैं ना, घर का न घाट का, न घर का न घाट का। भाई जो तत्व न पूरी तरह से धातु है ना ही पूरी तरह से अधातु है, इनके बीच में है, तो वो है उपधातु। उपधातु न तो घर का न घाट का है, ना तो ये उपधातु पूरी तरह से धातु है और ना ही अधातु है। उपधातु के पास धातु जैसे भी गुणधर्म है, अधातु जैसे भी गुणधर्म है, राइट। तो यही चीज आपसे कहा गया कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। जिन्हें उपधातु कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है, जैसे कि बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, राइट, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, टेल्यूरियम है। बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेल्यूरियम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 उपधातुएं हैं। बस 7 ही उपधातुएं हैं जो अब तक खोजे गए हैं, जो आपको पढ़ने हैं, बोल सकते हो। अब किताब में आप देखेंगे तो आपको ये बॉक्स बनाकर दिया गया है और कहा गया है कि इसे भी जानें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अब देखो यहां पर आप कर लो एडिट। पता नहीं ये लोग अपडेट क्यों नहीं करते हैं किताब में। 118 तत्व जो है आप बोलेंगे खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और बाकी के वैज्ञानिकों ने बनाया है प्रयोगशाला में। ऐसे आपको याद रखना है। अधिकतर तत्व ठोस है। तत्व आपके ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर कैसे हैं? ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। ये आप लिख सकते हो नाम। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और एक फ्लोरीन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, राइट। ये सारे आपके हो गए 11 तत्व जो कमरे के ताप पर क्या है, गैस है। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। मैंने आपसे कहा एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है वो है पारा, और एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है वो है ब्रोमीन। एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है वो है ब्रोमीन। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। देखो गैलियम और सीजियम कमरे के ताप पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों तो ठोस हैं, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा ताप बढ़ाते हैं तो ये दोनों जो है द्रव अवस्था में आ जाते हैं। गैलियम और सीजियम को अगर आप ऐसे मुट्ठी में पकड़ लेते हो तो ये पिघल जाते हैं। गैलियम और सीजियम को अगर आप यहाँ पर रख लो हाथ में और ऐसे दबा दो तो ये पिघल जाएंगे गर्मी के ताप से, शरीर के ताप से, है ना, शरीर के ताप से। बॉडी के टेम्परेचर को पा करके ये दोनों पिघल जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वही आई थिंक 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक, अब हम लोग दूसरे शुद्ध पदार्थ यौगिक के ऊपर आते हैं। हम लोगों ने जो पहला शुद्ध पदार्थ है तत्व उसको कवर कर लिया। अब हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। देखो ये परिभाषा है यौगिक की, जो आप लोगों को याद रहता नहीं है, तो आप यौगिक की परिभाषा याद रखेंगे। और तत्व की परिभाषा आपने यहां पर पढ़ा, ये तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये यौगिक की परिभाषा है, सॉरी ये तत्व की परिभाषा है, ये याद रखिएगा। और यौगिक की परिभाषा यहां है। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। इसका मतलब क्या हुआ, यौगिक का निर्माण होगा रासायनिक अभिक्रिया से, पहली बात। और यौगिक का निर्माण होगा 2 या 2 से अधिक तत्वों से, लेकिन एक नियत अनुपात में मिलने से, निश्चित अनुपात में मिलने से। जैसे मिश्रण में हम लोग 2 पदार्थों को मिला देते हैं, ये दोनों तत्व हो सकते हैं, ये दोनों यौगिक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, किसी भी अनुपात में। आपने 1 गिलास जल लिया, 2 चम्मच नमक डाल दिया, जल अपने आप में यौगिक है, नमक अपने आप में यौगिक है, दोनों को मिला दिया किसी भी अनुपात में। आपका दिल करे 2 चम्मच मिला दो उसमें चीनी, नमक मिला दो 3 चम्मच मिला दो, आपका मन करे तो आधा चम्मच मिलाओ, आपका मन करे तो जल ज्यादा ले लो कम ले लो, किसी भी अनुपात में मिला दो आप 2 यौगिक को, 2 तत्व को, तो आपको मिश्रण मिलेगा। लेकिन जो यौगिक है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से ही बनेगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनेगा और रासायनिक अभिक्रिया से बनेगा, भौतिक प्रक्रिया से नहीं बनेगा। समझ में आया? जैसे H2O ये अपने आप एक यौगिक है, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। 2 तत्व है भाई, इससे बने हैं। ये जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व है। इन दोनों तत्वों से इस यौगिक का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, रासायनिक तौर पर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब जाकर के जो है ये जल का निर्माण होता है। और एक निश्चित अनुपात में ये दोनों तत्व मौजूद होते हैं। जब भी आप जल को देखेंगे, जब भी आप इस यौगिक को देखेंगे, तो इसमें जो द्रव्यमान का रेशियो आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो 1:8 का होगा। या फिर आप ऐसे बोल दो, जब भी आप इस जल को देखोगे तो इसमें 1 ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। इस रेशियो को अगर आप चेंज करते हैं तो आपको ये यौगिक नहीं मिलेगा। इस अनुपात को अगर आप बदलते हो तो ये यौगिक आपको नहीं मिलेगा। यही चीज आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से ही होगा। लेकिन कैसे मिलेंगे ये दोनों, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे इन दोनों के बीच में और एक निश्चित अनुपात में, एक नियत अनुपात में। तो ये यौगिक की परिभाषा है जो आपको कंठस्थ करनी है। मान लीजिए आप तत्व यौगिक और मिश्रण चैप्टर पढ़ रहे हैं और तत्व यौगिक मिश्रण की परिभाषा ही आपको नहीं याद है, तो फिर आपको चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में और रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। मैंने सबका मतलब आपको समझा दिया। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं,
जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये एक्टिविटी 2.10 आपको करनी है। इस एक्टिविटी में काफी कुछ आपको बताया गया है, इसे आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। कक्षा को दो समूह में विभक्त करें। मान लीजिए कि एक समूह ये है ना, इसको मैं ए बोल देता हूं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। भाई क्लास को दो ग्रुप में बांट दिया। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। दोनों समूह को क्या करने वाले हैं, ए और बी दोनों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण देंगे, 50 ग्राम लोहे का चूर्ण देंगे और 3 ग्राम सल्फर देंगे और एक चीनी मिट्टी की प्याली दे देंगे। एक चीनी मिट्टी की प्याली है, उसमें 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम हम लोग क्या करेंगे कि दे देंगे सल्फर। दोनों समूह को देंगे, ए को भी देंगे, बी को भी देंगे। अब देखो समूह एक के बारे में कहा जा रहा है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह एक क्या करेगा, इस दोनों को अच्छे से पीसेगा और मिलाएगा। बस पीसना है और मिलाना है। समूह दो के बारे में देख लो क्या कहा गया है। समूह एक का टास्क क्या है, दोनों को अच्छे से पीस करके मिलाना है। तो देखो ऐसे पीस करके मिला दिया, दोनों को पीस करके ऐसे मिला दिया। समूह दो को देखो क्या कहा गया है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। इसे भी पहले पीस करके मिलाना है। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। ये इसने भी पीसा, इसने भी पीसा, लेकिन ये इसने एक्स्ट्रा काम क्या किया, इसको और भी एक्स्ट्रा काम करना है कि पीसने के बाद जो ये मिलेगा इसको क्या करना है, तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करना है और उसके बाद जो है ज्वाला बंद कर देना है और ठंडा होने देना है। तो जब इसने इसको पीसा ऐसे मिलाया और गर्म किया, तब इसको ये मिला गर्म करने के बाद, राइट। समूह एक और दो, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों ग्रुप को कहा जा रहा है ना, दोनों ग्रुप को कहा जा रहा है कि आप भी भाई चुंबक को लेकर के आए इसके पास, आप भी चुंबक को लेकर के आइए इसके पास। देखिए कि कुछ चिपक रहे हैं क्या चुंबक से, क्या कोई सामग्री है जो चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है। तो जब आप चुंबक को लेकर के यहाँ पर आएंगे, कुछ भी चुंबक में चिपकने वाला नहीं है। लेकिन जब आप चुंबक को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो इसमें जो लोहा है वो चुंबक से चिपक जाएगा। इसमें नहीं चिपकेगा इस वाले केस में, लेकिन इस वाले में चिपक जाएगा। इसने क्या एक्स्ट्रा काम किया था, हीट किया था, गर्म किया था। शायद गर्म करने से कुछ नया पदार्थ बना है, यहाँ पर कुछ नया पदार्थ बना है जिसमें पहले वाले पदार्थ यानी कि आयरन और सल्फर के गुणधर्म नहीं है अब। लेकिन इसमें देखो जस्ट मिलाया गया था। चुंबक को लेकर के आएंगे तो यहां से लोहा जो है सब चुंबक से चिपक जाएगा। आगे देखते हैं, दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। समूह ए ने ये बनाया और समूह बी ने ये बनाया। रंग और बनावट की तुलना करना है। देखो ये जो मिला यहां पर, इसमें देखो हमें थोड़ा थोड़ा येलो भी दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रे भी दिख रहा है। ये थोड़ा थोड़ा येलो क्यों दिख रहा है, सल्फर के कारण, और थोड़ा थोड़ा ग्रे दिख रहा है इस लोहा के कारण। यानी हम बोल सकते हैं कि समूह ए ने ये जो बनाया पीस करके मिला करके, इसमें सल्फर के गुण भी हमें देखने को मिल रहे हैं, सल्फर के गुण भी और सल्फर के रंग भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी लोहा के जो गुण है और लोहा का जो रंग है वो देखने को मिल रहे हैं। भाई चुंबक लाकर चिपकाया था ना लोहा को, तो इसमें लोहा का गुण है ना। लोहा को अगर हम, चुंबक को अगर हम यहाँ पर रखेंगे इस वाले के पास तो चिपक जाएगा, ये नहीं चिपकेगा। यहाँ पर जब हमने चुंबक लेकर के आया, जब हमने चुंबक को यहाँ पर रखा तो भी लोहा चिपक गया। तो बोल सकते हैं ना कि इस वाले में लोहा का गुणधर्म देखने को मिल रहा है और लोहा का रंग देखने को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर सल्फर का गुणधर्म देखने को मिल रहा है, वो नहीं चिपका लोहा से, चुंबक से, और साथ में ये जो सल्फर का रंग है वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो आप, इसमें ना तो लोहा का रंग है ना ही सल्फर का रंग है, और ना ही लोहा सल्फर में से कोई चिपका है। साथ में इसका रंग देखो कैसा हो गया, ये काला हो गया, हीट करने के बाद ब्लैक हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि इस वाले में
जिन घटकों से ये बना उनके गुणधर्म मौजूद हैं, इस वाले में उनके गुणधर्म अब मौजूद नहीं है। आगे देखिए, प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं, मिश्रण अच्छी तरह से मिलाएं तथा छान लें। अब क्या करना है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, याद रखना है आपको अच्छे से। ये कार्बन डाइसल्फाइड का घोल है, लिक्विड स्टेट में है कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें इसको डाल देना है। इसमें इसको डाल जब देंगे तो होगा ये कि सल्फर अच्छे से घुल जाएगा। इसमें सल्फर है ना, सल्फर अच्छे से घुल जाएगा, लेकिन लोहे का चूर्ण नहीं घुलेगा। मान लीजिए आपके पास लोहे का चूर्ण होता और उसमें नमक होता, या फिर मान लो कि रेत होता और नमक होता। रेत और नमक का अच्छे से मिश्रण आपने बनाया होता, उसके बाद आप उसको पानी में घोलते हैं उस पूरे मिश्रण को, तो नमक घुल जाता और रेत रह जाता। सेम चीज यहां पर होगा। हमने पानी की जगह पर क्या लिया है, यहां पर कार्बन डाइसल्फाइड लिया है। सल्फर इस कार्बन डाइसल्फाइड में अच्छे से घुल जाएगा, ये जो लोहा है वो नहीं घुलेगा। तो जब हम छानेंगे तो लोहा जो है वो छन जाएगा और कार्बन डाइसल्फाइड जो ये सल्फर है ये कार्बन डाइसल्फाइड में ही घुला रह जाएगा। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। ग्रुप ए को कहा गया कि भाई आप इसमें घोलें और छान लें। ग्रुप बी को कहा गया कि आपको जो ये काले रंग का पदार्थ मिला है, ये जो पदार्थ मिला है, इसमें आप क्या करेंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे और अच्छे से टीचर के प्रेजेंस में, टीचर के डायरेक्शन में ये चीज करना है, क्योंकि ये जो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये खतरनाक अम्ल होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और इसमें मिलाया, राइट। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं, अवलोकनों को नोट करें। कहा गया है ये जो आपने एक्टिविटी यहाँ पर जो काम किया है आपने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर दिल करे तो सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें आपने मिलाया। एक काम करिए कि इसी वाले एक्टिविटी को आप इन दोनों के साथ कीजिए, यानी प्रत्येक तत्व है ना लोहा तथा सल्फर, आप लोहा पे भी डालिए इस अम्ल को और सल्फर पे भी डालिए, इस पर नहीं, इस पर डालिए और इस पर डालिए। ये चीज आपसे इसमें कहा जा रहा है। अब आपको उत्तर देना है, जो कुछ भी कहा गया उसके बाद ये उत्तर आपको देना है। क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर काले रंग का पदार्थ बना है, यहाँ पर जो पदार्थ बना है उसमें लोहा और सल्फर दोनों के कलर हमें देखने को मिल रहे हैं और दोनों के गुणधर्म देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर गुणधर्म बिल्कुल डिफरेंट है, ना तो लोहे का गुणधर्म है और ना ही सल्फर का है। तो आंसर क्या है? नो। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? तो इस वाले में चुंबकीय गुण विद्यमान है ना, मौजूद है भाई इस वाले में। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ए में जो पदार्थ मिला है यहां पर तो चुंबक से कुछ चिपका नहीं है, इसमें से लोहा चिपक गया था। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? इस वाले केस में जब इसको घोला गया, इसमें यहां पर देखो आपने अच्छे से, ये ग्रुप ए है ना, तो जो ग्रुप ए है या ग्रुप एक जो है, इसने जो यहाँ पर मिश्रण को तैयार किया या फिर जो भी पदार्थ इसने बनाया, इसमें से हम देखो वापस से इस सल्फर और इस लोहे को अलग कर सकते हैं। अलग हम लोगों ने कैसे कर लिया, इस वाले मिश्रण को इसमें डाला, सल्फर घुल गया, छान लिया, लोहा अलग हो गया। सल्फर इसमें घुला हुआ है तो वाष्पीकरण के जरिए वापस से सल्फर को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो हम लोग यहां से देखो रिवर्स चले गए। ये कौन सा परिवर्तन हुआ जिसमें हम लोग रिवर्स जा सकते हैं बड़ी आसानी से? भौतिक प्रक्रिया के द्वारा भौतिक परिवर्तन हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए या फिर एक बोल दो आप। क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? इस ग्रुप बी ने या फिर ग्रुप 2 ने जो यहां पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला तो इससे गैस यहां पर प्राप्त होती है, ठीक। और इस ग्रुप ए ने जब इस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, इस पे और इस पे डाला, इस पे और इस पे डाला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो भी एक गैस जो है उत्पन्न होती है, तो भी एक गैस मुक्त होती है। लेकिन
यहाँ पर जो गैस मुक्त होती है, यहाँ पर जो गैस मुक्त होती है, दोनों अलग अलग होती है। यहाँ पर जो गैस मुक्त होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, यहाँ पर जो गैस मुक्त होती है इस वाले केस में नहीं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम इस पे डालेंगे तो कोई गैस मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस पे मुक्त होगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। क्या दोनों, यहाँ पर जो पूछा गया पहला प्रश्न, क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने पर दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? तो यस इसका आंसर होगा। क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? तो आप क्या बोलेंगे? अलग अलग है, अलग अलग है। इसके पास सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है और हाइड्रोजन जो है गंधहीन गैस है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, समूह एक द्वारा इसके द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें, टेस्ट नहीं करना है जला करके कि भाई ये गैस कैसे जलती है। तो हाइड्रोजन के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि ये रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है और ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में आप अक्सर सुनते हैं आज के डेट में, क्योंकि ज्वलनशील है। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है, ये भी रंगहीन गैस है जैसे कि हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन गंधहीन गैस है। बट ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो इस वाले केस में हमें गैस मिलती है, ये सड़े हुए अंडे जैसी गंध करती है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध करती है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुण को दर्शाते हैं, यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, ग्रुप ए और ग्रुप बी को स्टार्टिंग में समान, तो जो पदार्थ हमने दिए थे स्टार्टिंग में तो सेम ही दिए थे ना भाई। 2 चीनी प्याली में हम लोगों ने दोनों ग्रुप को 50 ग्राम ये आयरन और 3 ग्राम सल्फर दिया था, लेकिन इसने जो पदार्थ बनाया और इसने जो पदार्थ बनाया, इन दोनों में भाई जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो इसका गुणधर्म है वो वही है जो इन दोनों का गुणधर्म है, लेकिन जो इसका गुणधर्म है इसमें ना तो इसका गुणधर्म है ना ही इसका गुणधर्म है। इस वाले पदार्थ में इन दोनों में से किसी का भी गुणधर्म नहीं है। ये दोनों अपने गुणधर्म को खो देते हैं इस वाले पदार्थ में। तो दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुण को दर्शाते हैं। इस अम्ल को आप इस पर डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा इस लोहे के कारण, लेकिन यही गैस जो आपने यहां पर डाला तो देखो ये वाला गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो दोनों में अलग अलग गैस उत्सर्जित होती है। तो बोल सकते हैं ना कि भाई इसका गुणधर्म और इसके गुणधर्म में तो बहुत अंतर है। समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये जो बनाया ग्रुप 2 ने, इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ। सिंपली हम दोनों ने सिंपली जो है ये दोनों लिए और इसको मिला दिए गए थे। ठीक वैसे ही जल में नमक घोल दिया आपने, ठीक वैसा ही आप समझो। यहाँ पर 2 पदार्थ लिए, किसी भी अनुपात में इसको मिला दिया। यहाँ पर जो गर्म किया गया इससे रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनता है। सेम चीज यहाँ पर हुआ है। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। ये मिश्रण है, एक मिश्रण है, इन दोनों पदार्थों से ये मिश्रण बना है, लेकिन ये अपने आप में एक यौगिक है जो इन दोनों पदार्थों से ही बना है, लेकिन रासायनिक संयोजन से बना है और एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो यौगिक है ये बनता है। ये यौगिक कौन सा है? आयरन सल्फाइड है ना। ये आयरन सल्फाइड है, FeS, ये आयरन सल्फाइड है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। इसका गुण जो है कैसा है? जैसा इसका गुण है, जैसा इसका गुण है। ये भी लोहे चुंबक से चिपकता है, यहां भी चुंबक लेकर के आया तो लोहा चिपक गया। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। ये यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। ये एक यौगिक बना, इसका जो गुण है इन दोनों तत्वों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यौगिक की यह खासियत है कि जिससे वो बनता है उसके गुण जैसा वो नहीं होता है, उसके गुणधर्म को ये नहीं दिखाता है। यौगिक जिससे बनता है उसके गुणधर्मों को वो नहीं दिखाता है। वो कहावत है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, कुछ वही सीन बनता है कि जिससे हम बनेंगे उसे ही नहीं पहचानेंगे। यौगिक जिससे बनता है
जिस तत्व से बनता है, यौगिक तो तत्व से बनता है, जिस तत्व से बनता है उसके गुणधर्मों को खो देता है, उसके गुणधर्मों को नहीं दिखाता है। मिशन में ये बात नहीं है, मिशन में ये बात नहीं है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी मिशन की कहानी है कि भाई हम जिससे बनेंगे उसको नहीं भूलेंगे, उसको नहीं भूलेंगे। पहले भी जब मिशन नहीं बना था तो भी चुंबक से चिपक रहे थे, बन जाओ तो भी चिपकेंगे, भूलेंगे नहीं। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। जो यौगिक बना उसमें संगठन जो है पूरे पदार्थ में समान है। पूरे पदार्थ में जो रेशियो होता है तत्वों के बीच का जो रेशियो होता है यौगिक में, एक निश्चित अनुपात में तत्व जो है रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना, वो जो अनुपात होता है पूरे पदार्थ में एक जैसा होता है, पूरे पदार्थ में एक जैसा ही अनुपात होता है। इसीलिए आप चाहो तो याद रख भी सकते हो कि यौगिक अपने आप में समांगी प्रकृति का होता है ना, होमोजीनियस नेचर का होता है, समांगी प्रकृति का होता है। तत्व और यौगिक दोनों के बारे में आप बोल सकते हो कि समांगी प्रकृति के ये दोनों के दोनों होते हैं। हम यह भी देख सकते हैं यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर एक जैसा है, लेकिन इस वाले में आप देखेंगे तो कहीं पर आपको सल्फर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर रंग कुछ और मिलेगा, कहीं पर कुछ और मिलेगा। ऐसी कहानी जो है मिश्रण के साथ होती है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर जो है आपको याद होना चाहिए। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप ये टेबल जो है खुद से भी बना सकते हो। देख लो क्या सब लिखा गया है। मिश्रण के बारे में कहा जा रहा है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। देखो मिश्रण के बारे में कहा जा रहा है कि मिश्रण में तत्व या यौगिक जो है केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। कोई नया पदार्थ आपको नहीं मिलेगा, कोई नया पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यौगिक में क्या है कि तत्व क्रिया करके, वो भी रासायनिक अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अभी जस्ट आपने देखा कि भाई लोहा था, सल्फर था, इन दोनों को मिला करके हीट कर दिया गया और क्या बना यहाँ पर, बिल्कुल नए गुणधर्म वाले पदार्थ मिला। ये चुंबक से नहीं चिपकता है जबकि ये चिपकता है, ठीक, ये चिपकता है। यहां पर डालोगे HCl तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, यहां पर डालोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होगी। बिल्कुल डिफरेंट ही यहां पर पदार्थ हमें मिला है क्योंकि ये यौगिक है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। 1 गिलास पानी 2 चम्मच नमक से घोल बना लो, आधा गिलास पानी 2 चम्मच नमक से भी घोल बना सकते हो, 2 गिलास पानी 1 चम्मच नमक से भी घोल बना सकते हो। नमक पानी का कहलाएगा नमक पानी का घोल ही, लेकिन जो संगठन है वो अलग अलग है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। जब भी आप जल बनाएंगे तब आपको, जब आप जल बनाएंगे तब आपको जो है 1 ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु लेने होंगे। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। ये चीज आपने यहां पर देखा, ये चुंबक से चिपक रहा था ना, इसमें जो लोहा है, क्यों? क्योंकि लोहा चिपकता है। इसमें लोहा है जो चुंबक से चिपकता है क्योंकि लोहा चुंबक से चिपकता है। या फिर नमक पानी का घोल आपको नमकीन क्यों लगता है? नमक पानी का घोल आपको नमकीन इसलिए लगता है क्योंकि नमक नमकीन होता है। तो नमक पानी का घोल जो एक मिश्रण है वो नमकीन है ना, किसके कारण? क्योंकि नमक नमकीन है। तो बोल सकते हैं अपने घटक के गुण को दर्शा रहा है वो मिश्रण। लेकिन नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है। अब जल में ना तो हाइड्रोजन का गुणधर्म है और ना ही ऑक्सीजन का गुणधर्म है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के जो घटक होते हैं उन्हें भौतिक विधियों के द्वारा, वही वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, जो भी आपने पढ़े पिछले वाले वीडियो में, उन सारे में से किसी प्रोसेस के जरिए बड़ी ही आसानी से उन घटकों को अलग हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी किया ना, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड का इस्तेमाल किया, उसमें सल्फर घुल गया और छान करके हम लोगों ने आयरन को अलग कर लिया। फिर वाष्पीकरण करवा देंगे तो हमें सल्फर मिल जाएगा।
कार्बन डाइसल्फाइड का अगर हम वाष्पीकरण करवा देंगे तो सल्फर हमें मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप यहाँ नहीं कर सकते हो। घटकों को केवल रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया, जो कि अपने आप में एक रासायनिक क्रिया ही है, केवल उन्हीं के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। मिश्रण को भौतिक प्रक्रम के द्वारा घटकों में तोड़ सकते हैं, यौगिक को केवल रासायनिक प्रक्रम के द्वारा घटकों में तोड़ सकते हैं, लेकिन तत्व को तो आप तोड़ ही नहीं सकते हो, ना तो भौतिक ना ही रासायनिक प्रक्रम के द्वारा, क्योंकि तत्व अपने आप में सरल पदार्थ है। तत्व से सरल पदार्थ नहीं होता है, अन्य सरल पदार्थों में आप तत्व को नहीं तोड़ सकते हो। तो पदार्थ जो है, जो मैटर है, मैटर, इसको हम लोगों ने बांट दिया शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सबस्टांस में, प्योर सबस्टांस में और मिक्सचर में। अब ये जो पदार्थ हैं ये ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को बोल सकते हो 3 प्रकार से बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। शुद्ध पदार्थ हमारे होते हैं तत्व या यौगिक। शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। ये कण अणु या परमाणु हो सकते हैं। तो अणुओं से मिलकर बनते हैं यौगिक, एक ही प्रकार के अणुओं से, और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तत्व। तत्व सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि तत्व ही सबसे सरल पदार्थ है। यौगिक कैसे बनते हैं? तत्वों से बनेंगे, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनेंगे और रासायनिक अभिक्रिया से बनेंगे। यानी एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से तत्व यौगिक का निर्माण होता है। रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। यौगिक को हम घटकों में तोड़ सकते हैं, मैंने आपसे कहा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो जो यहाँ पर वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया लिखा गया है, ये भी अपने आप में क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया ही है। उदाहरण देख लो, यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन है, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, 3 भाग में बांटा गया इसको। यहाँ पर देखो जल है, मीथेन है, चीनी, नमक आदि। अब आ जाओ मिश्रण के बारे में देखते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी में क्या होता है? पूरे मिश्रण में समान संगठन होता है, जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन, असमान संगठन होता है यहाँ पर। विषमांगी मिश्रण में आपने 2 कोण देखे, निलंबन और कोलाइड आपने देखे, और समांगी मिश्रण को हम लोग वास्तविक विलयन भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी है, जल में नमक है, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, अभी आपने देखा था कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर अच्छे से घुल जाता है। जल तथा अल्कोहल का मिश्रण, शराब में पानी मिला करके लोग पीते हैं, वो भी अपने आप में क्या है? समांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, बालू तथा नमक को मिलाएंगे तो कहीं पर बालू ज्यादा होगा, कहीं पर नमक ज्यादा होगा, विषमांगी मिश्रण है। चीनी तथा नमक सेम कहानी। लकड़ी क्या है? विषमांगी मिश्रण है। भाई लकड़ी के कुछ पार्ट में कुछ पदार्थ अधिक होते हैं, कुछ पदार्थ कम होते हैं, विषमांगी मिश्रण है। रक्त अपने आप में विषमांगी मिश्रण है। तेल में जल आदि विषमांगी मिश्रण है। राइट। अब आइए लास्ट में जो अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है, उनमें दिए गए प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, अब हम लोग प्रश्नों को करते हैं। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को जल के विलयन से अलग करने में। नमक पानी का घोल है, दोनों को अलग करना है, आप कैसे करेंगे? तो यहां पर आप लिख सकते हो वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण बोल सकते हैं ना। नमक को जल के विलयन से पृथक करने में, नमक पानी का घोल है, दोनों को अलग करना है, वाष्पीकरण कर देंगे। वाष्पीकरण करेंगे तो जल जो है भाप बन जाएगा, उस भाप को ठंडा करके जल को अलग कर लेंगे, बच जाएगा नमक। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। अब देखो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के बारे में आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था, अच्छे से याद कर लीजिए। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित होता है। तो जब दोनों मिश्रण को गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण है, आप उन दोनों को गर्म कीजिएगा तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से उस गैस को ठंडा करके हम लोग अमोनियम क्लोराइड को प्राप्त कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, इसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा तो ये रह जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। कार का इंजन ऑयल है, उसमें धातु के छोटे टुकड़े जो है, यूजुअली लोहा ही होता है, लोहे के टुकड़े होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? चुंबक लेकर के जाएंगे, सारा लोहा चुंबक से चिपक जाएगा। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण।
चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं जहां मिश्रण में एक घटक ऐसा हो जो चुंबक से चिपकता हो। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण का इस्तेमाल करेंगे, है ना, दही से मक्खन निकालने के लिए। जल से तेल निकालने के लिए, जल और तेल आपस में मिक्स नहीं होते हैं, दो अघुलनशील द्रव को अलग करने के लिए क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं, पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करते हैं। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए रोज आप घर में करते भी होंगे, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, तो छान करके लिख देंगे। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, अब बालू है और पिन है लेकिन लोहे की पिन है, तो एक घटक चुंबकीय है दूसरा अचुंबकीय है, तो क्या करेंगे, चुंबक लेकर के जाएंगे, सारे जो लोहे के पिन होंगे वो चुंबक से चिपक जाएंगे। तो वापस से हम लोग यही काम करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में ये चीज जो किया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। विनोइंग बोलते हैं आई थिंक इंग्लिश में, विनोइंग। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये चीज आपने देखा होगा, ये तो अक्सर आपने देखते ही हैं जब आप जाते हैं खेत में, तो इंग्लिश में विनोइंग बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में विनोइंग बोलते हैं। ऐसे नीचे गिराया जाता है तो जो भूसा होता है वो हल्का होता है, तो हवा से वो दूर चला जाता है, और गेहूं भारी होता है तो ये नीचे यहीं पर गिर जाता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए क्या कर सकते हो, छान सकते हो, छान करके बोलेंगे। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को यानी कि डाई को अलग करने के लिए, तो डाई को अगर आपको याद हो तो क्रोमैटोग्राफी, हिंदी में भी यही बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे जो है हम लोगों ने पढ़ लिए। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। अच्छा, चाय बनाने के लिए हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग बिना चीनी वाले भी चाय पीते हैं, लेकिन मान लो कि चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखो हम लोग विलायक लेंगे, सब इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है। हम लोग क्या करेंगे, विलायक लेंगे, ये हमारा विलायक हो जाएगा, और ये दोनों जो है हमारे हो जाएंगे विलय। तो हम लोगों ने विलायक और विलय शब्द का इस्तेमाल कर लिया, राइट। जो चीनी है ये घुलनशील है, हम लोग क्या करेंगे, जल को डालेंगे चूल्हे पर, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, चीनी जो है घुल जाएगी, चीनी घुलनशील है, राइट, चीनी घुलनशील है। उसके बाद क्या, अघुलनशील, घुलय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। चीनी घुलनशील है, जो चाय पत्ती है ये अघुलनशील है, चाय पत्ती अघुलनशील है। जब चाय बन जाएगा, जब चाय बन जाएगा तो आप छानेंगे, छानेंगे, जो छन्नी में रह जाएगा उसे तो हम लोग अवशेष बोलेंगे, उसे हम लोग अवशेष बोलेंगे, और जो छन करके बाहर आया उसे हम लोग घुलय बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। और ये घुलना क्या है, चीनी घुल गई, इसे घुलना बोलेंगे, ठीक है। चीनी घुलनशील थी, वो घुल गई, इस क्रिया को हम लोग घुलना बोलेंगे।
राइट। चाय पत्ती अघुलनशील है, ये अवशेष के रूप में रह जाएगी और जो छन करके बाहर आएगा उसे हम लोग घुलय बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल जो है ऐसे करना था चाय बनाने के लिए। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। देखो, अलग अलग ताप पर घुलनशीलता है, जो जल है वो 100 ग्राम लिया गया है, समझे आप। 100 ग्राम जल में देखो मैक्सिमम 21 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है 283 केल्विन ताप पे। 100 ग्राम जल में मैक्सिमम 32 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है 293 केल्विन पे। 100 ग्राम जल में मैक्सिमम 62 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है 313 केल्विन पे। ऐसे ही आप बाकी सब के बारे में सोच सकते हो। यानी 100 ग्राम जल में 21 ग्राम अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट घोल देते हो, अगर ताप आपका यह है तो वो विलयन संतृप्त हो जाएगा। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या थी कि दिए गए ताप पर अगर विलयन में और विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं। मान लीजिए ताप जो है 353 केल्विन है, तो आप देखेंगे कि 100 ग्राम जल में मैक्सिमम 167 ग्राम ही विलय पदार्थ घुलेगा, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। तो संतृप्त विलयन में जो घुलय की मात्रा होती है उसी को हम लोग घुलनशीलता बोलते हैं। तो ताप बढ़ने के साथ साथ देखो पदार्थ की जो घुलनशीलता है वो बढ़ती जाती है। नमक के केस में घुलनशीलता जो है ज्यादा नहीं बढ़ती है, आप देख सकते हो। नमक के केस में ज्यादा घुलनशीलता नहीं बढ़ती है। सबसे ज्यादा घुलनशीलता आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है पोटेशियम नाइट्रेट के केस में। तो ये टेबल जो है प्रज्ञा ने तैयार किया है। अब देखो इसी टेबल को देखते हुए इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। कई सारे प्रश्न हैं, राइट। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। ये सारे जो घुलनशीलता आपको दिए गए हैं 100 ग्राम जल में दिए गए हैं, ठीक। तो 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की बात यहां पर की जा रही है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात की जा रही है। 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पे मैक्सिमम 62 ग्राम ही 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर मैक्सिमम पोटेशियम नाइट्रेट जो है 62 ग्राम ही घुल पाता है। तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा, आधा कर दो, 31 ग्राम, ठीक है। 31 ग्राम जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एक नियम लगाना था, यूनिटरी मेथड। प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी। 353 केल्विन पर जो है घुलनशीलता ये है पोटेशियम क्लोराइड की 100 ग्राम जल में। जब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा बताओ, घुलनशीलता घटती चली जाएगी और क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल मिलेगा। तो प्रज्ञा क्या देखेगी कि बहुत सारे क्रिस्टल्स मिले हैं, किसके, पोटेशियम क्लोराइड के। पोटेशियम क्लोराइड के बहुत सारे क्रिस्टल्स मिले हैं, ये प्रज्ञा जो है देखेगी। 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। 293 केल्विन पर क्या करना है, प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। तो 293 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 32 है, पोटेशियम क्लोराइड की 36 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है और अमोनियम क्लोराइड की 37 है। कहा जा रहा है कि कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड जो है सबसे अधिक घुलनशील है 283 केल्विन पर 100 ग्राम जल में। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान में परिवर्तन से लगातार घुलनशीलता जो है बढ़ती है। हर आप लवण के केस में देख सकते हो 24, 37, 41, 55, 66 बढ़ती है लगातार, 35, 40, 46, 54 बढ़ती है लगातार। यहाँ पर भी कम बढ़ती है लेकिन बढ़ती तो है, और इस वाले में लगातार बढ़ रही है, राइट। तो ये सारे प्रश्न हमारे बनते हैं। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन किसे कहते हैं और एग्जाम्पल देना है आपको।
ये सारे प्रश्न जो है अब आपसे खुद से ही बन जाने चाहिए। सब पर जो है मैंने बहुत ही अच्छे से समय दिया है और आपको समझाया है। संतृप्त विलयन किसको बोलते हैं? दिए गए ताप पर अगर विलयन में और विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन बोलेंगे। जैसे कि 100 ग्राम जल हम लेते हैं तो 283 केल्विन पर मैक्सिमम उसमें 36 ग्राम ही नमक घुल सकता है। तो 283 केल्विन पे 100 ग्राम जल में अगर हम 36 ग्राम नमक घोल देते हैं तो हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ क्या होता है भाई? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। ये कण जो है अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। अगर मान लो परमाणु है एक ही प्रकार के तो उसे हम तत्व बोलेंगे। उस शुद्ध पदार्थ को अगर एक ही प्रकार के अणु है तो उस शुद्ध पदार्थ को हम लोग यौगिक बोलेंगे। कोलाइड की अगर हम बात करते हैं तो कोलाइड किसे बोलेंगे? ऐसा विषमांगी मिश्रण, या फिर बोल दो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बने विषमांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम से बने विषमांगी मिश्रण को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो समान रूप से फैले होते हैं परिक्षेपण माध्यम में। इनके कण नग्न आंखों से इनके कण नहीं देखे जा सकते हैं। इनके कणों को छानकर अलग नहीं कर सकते हैं। टिंडल प्रभाव को ये दिखाते हैं। बस हो गया, यही सब आपको बताना है। जो कोलाइड की विशेषताएं है ना वही आपको बता देना यहाँ पर हो गया। जैसे कि मिल्क अपने आप में कोलाइड है। निलंबन, ऐसा मिश्रण, ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के जो कण होते हैं जो कि कम मात्रा में होते हैं, दूसरे पदार्थ के माध्यम में जो कि अधिक मात्रा में होते हैं, असमान रूप से निलंबित होते हैं। इनके कण जो होते हैं साइज में बड़े बड़े होते हैं। इनके कणों को छानकर अलग कर सकते हैं। ये जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है। जैसे कि रेत और जल का मिश्रण है वो अपने आप में निलंबन है। तो कोलाइड, निलंबन, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा था पार्ट 1 में। वही सारे जो है आपको यहाँ पर टेप देने होते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे? समांगी मिश्रण वाले को ऐसे सर्कल में डाल देंगे। ठीक है, सर्कल में डालेंगे, ऐसे सर्कल में डालेंगे। और विषमांगी मिश्रण को ऐसे रेक्टेंगल बना करके डालेंगे। समांगी मिश्रण को हम लोग वास्तविक विलयन बोलते हैं, है ना, वास्तविक विलयन बोलते हैं। सोडा जल जो है ये द्रव और गैस का समांगी मिश्रण होता है। ये अपने आप में समांगी मिश्रण है। लकड़ी जो है अपने आप में विषमांगी मिश्रण होता है। ये विषमांगी मिश्रण है। अच्छा, बर्फ के बारे में क्या कहना है? बर्फ तो देखो अपने आप में ये मिश्रण है ही नहीं। बर्फ जो है यौगिक है। बर्फ जो है यौगिक है, ये मिश्रण नहीं है। तो इस लिस्ट में बर्फ तो पहली बात होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमें मिश्रण के बारे में छांटना है और बर्फ अपने आप में यौगिक है। लेकिन मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले यौगिक जो है समांगी प्रकृति के होते हैं। तो चलो इसको भी हम लोग समांगी मानकर चलते हैं, लेकिन ये मिश्रण नहीं है बर्फ। वायु, गैस का समांगी मिश्रण है। मिट्टी जो है अपने आप में विषमांगी मिश्रण है। अगर आप मान लो मिट्टी का एक सैंपल लेते हो तो वहाँ पर उस मिट्टी में हो सकता है कहीं पर कुछ कंकर पत्थर जो है वो ज़्यादा हो, कहीं पर कुछ कंकर पत्थर जो है कम हो। ठीक, तो मिट्टी के कुछ पार्ट में जो है कुछ पदार्थ ज़्यादा है, वही पदार्थ कुछ पार्ट में जो है कम है। ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि असमान संघटन होता है, एक जैसा नहीं होता है। सिरके की बात करें तो जल और एसिटिक एसिड का समांगी मिश्रण है। और छनी हुई चाय की बात करें तो समांगी मिश्रण है। यानी कि केवल लकड़ी और मिट्टी ही है जो कि विषमांगी मिश्रण है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? अगर मैं आपको एक रंगहीन द्रव दे दूं और आपसे पूछूं क्या वो शुद्ध जल है या नहीं, आप बताओ, तो आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, एक एटीएम पर, एक वायुमंडलीय दाब पर जो प्योर वाटर होता है, जो शुद्ध जल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप क्या करेंगे? इस रंगहीन द्रव को गर्म करेंगे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये उबलने लग जाए तो समझ जाना कि शुद्ध जल है। अगर मान लो जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी ये जो द्रव है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर उबलता है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है, मतलब वो शुद्ध जल नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि है, मिलावट है, कुछ न कुछ मिलावट है। ठीक, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। शुद्ध जल जो है
100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। अगर इससे ज़्यादा ताप पर उबल रहा है या फिर इससे कम ताप पर उबल रहा है मतलब वो जल शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हुआ? तत्व और यौगिक। पहचानो कि कौन तत्व है या फिर यौगिक है। जो तत्व होगा वहां पर E लिख देंगे, जो यौगिक होगा वहां पर C लिख देंगे, ठीक। और जो मिश्रण होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे? M लिख देंगे, है ना, M लिख देंगे। बर्फ की अगर बात करता हूं तो ये अपने आप में क्या है? यौगिक है। बर्फ 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 यानी कि क्या? जल, जल का जमा हुआ रूप होता है। तो इसमें देखो 2 तत्व है ना, और निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से ये जल बनता है, तो ये अपने आप में कंपाउंड है। दूध अपने आप में कोलाइड है जो कि मिश्रण होता है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, काट दिया इसको। लोहा अपने आप में तत्व है, केवल लोहा के परमाणु आपको दिखेंगे इसमें, ये अपने आप में तत्व है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से बनता है, तो ये अपने आप में यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया से बोल सकते हो कि बनता है, ये अपने आप में कंपाउंड है यानी कि शुद्ध पदार्थ है। मरकरी जो है अपने आप में तत्व है, एलिमेंट है। ईंट की अगर बात करता हूं मैं तो ईंट अपने आप में क्या है? एक मिश्रण है, मिक्सचर है। भाई मिट्टी से ईंट जो है बनती है और मिट्टी खुद अपने आप में एक मिश्रण है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। लकड़ी की अगर बात करता हूं तो मिक्सचर है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। वायु की अगर बात करता हूं तो मिक्सचर है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन किसको बोलेंगे? विलयन अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो आप समझेंगे समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। विलयन अगर कहीं पर लिखा है मतलब वास्तविक विलयन, जिसे हम लोग समांगी मिश्रण भी बोलते हैं। तो मिट्टी अपने आप में विषमांगी है, मिट्टी जो है अपने आप में विषमांगी है। समुद्री जल जो है अपने आप में समांगी मिश्रण है, ठीक, ये हो जाएगा समांगी मिश्रण। वायु अपने आप में समांगी मिश्रण है। कोयला अपने आप में विषमांगी मिश्रण है। पूरे कोयले का संगठन जो है एक जैसा नहीं होता है, कोयला में तरह तरह के पदार्थ जो है हो सकते हैं। कुछ कोयले में कुछ पदार्थ ज्यादा है, कुछ कोयले में कुछ पदार्थ कम है। कोयले का जो कंपोजिशन है, पूरे कोयले के अंदर जो भी पदार्थ है उनका जो संगठन है पूरे कोयले में एक जैसा नहीं होगा, कहीं पर कुछ पदार्थ ज्यादा होगा, कहीं पर कुछ पदार्थ कम होगा। सोडा जल जो है अपने आप में समांगी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है, ठीक। ये विषमांगी है तो इसको काटना पड़ेगा ना, कोयला को काटना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव को दिखाता कौन है? जो कोलाइड होता है और जो निलंबन होता है। हम ये भी बोल सकते हैं जो विषमांगी मिश्रण होता है, जो विषमांगी मिश्रण होता है। नमक का घोल अपने आप में वास्तविक विलयन है, ये टिंडल प्रभाव को दिखाएगा, दूध नहीं दिखाएगा। विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है, ये नहीं दिखाएगा। दूध कोलाइड है, ये दिखाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन वास्तविक विलयन है, ये नहीं दिखाएगा। स्टार्च विलयन जो है अपने आप में कोलाइड होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, तो ये दिखाएगा। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटना है। चलो तत्व के लिए हम लोग A लिखेंगे, यौगिक के लिए C लिखेंगे और मिश्रण के लिए M लिखेंगे। सोडियम अपने आप में एक तत्व है, सोडियम अपने आप में एक तत्व है। मिट्टी अपने आप में मिक्सचर है। चीनी का घोल मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। चांदी, सिल्वर, ये अपने आप में एक तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है। टीन अपने आप में तत्व है, टीन के अंदर केवल टीन के ही परमाणु मिलेंगे, चांदी के अंदर केवल चांदी के ही परमाणु मिलेंगे। सिलिकॉन अपने आप में उपधातु है जो कि तत्व है, तत्व का प्रकार है। कोयला जो है विषमांगी मिश्रण है, मिक्सचर है ना। कोयला जो है मिक्सचर है, हेटेरोजीनस है, यानी कि विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है। वायु अपने आप में मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। साबुन अपने आप में मिक्सचर है। मीथेन की अगर बात करें तो कंपाउंड है, यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और जो रक्त है ये अपने आप में मिक्सचर है।
मिशन है, रक्त जो है मिशन है, तरह तरह के उसमें पदार्थ होते हैं। तो हम लोगों ने इसका बंटवारा कर दिया। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है, यानी रासायनिक परिवर्तन की पहचान जो है आपको करनी है। कैसे पहचानेंगे, देख लेंगे भाई कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नए गुणधर्म वाले पदार्थ बने हैं, कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जहाँ पर आप जो भी परिवर्तन हुआ उसको वापस से आप पहले जैसा कर सकते हैं आसानी से भौतिक प्रक्रम के द्वारा। तो पौधे की वृद्धि, पौधे में जो ग्रोथ हो रहा है, एक प्लांट पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। कैसे हो गया, उनके बॉडी में तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तरह तरह के केमिकल चेंजेज होते हैं। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बाहर से देखने में आपको नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर में रिएक्शंस जो अभिक्रिया है, रिएक्शंस है, वो हो रही है ना। तो पौधे की वृद्धि जो अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। हम लोग छोटे थे पहले, अब इतने बड़े हो गए, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। लोहे में जंग लगना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे के चूर्ण तथा बालू का मिलना, लोहे का पाउडर था, चूर्ण था और बालू था, दोनों को मिक्स कर दिया तो इससे कोई नया पदार्थ बना क्या? वापस से हम उन दोनों को अलग भी कर सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण के इस्तेमाल से। खाना का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, खाना का पकना रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं पच जाता है, यानी टूट जाता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं टूट जाता है ग्लूकोज में, फैट खाते हैं टूट जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन खाते हैं टूट जाता है अमीनो एसिड में। तो ये सब क्या है? भोजन का पाचन है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। किसी खाना को आप पकाते हैं तो उससे क्या होता है? नए पदार्थ जो है आपको मिलते हैं, राइट। तो खाना का पकना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन की प्रक्रिया जो होती है रासायनिक परिवर्तन है, जल से बर्फ बनना अवस्था परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है, दोनों है। ठीक, तो इसको भी हम लोग यस करके चलेंगे। अब आइए कुछ ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो रिसेंटली पूछे गए हैं 2024 में एग्जाम में। कोलाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सब रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो कोलाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कोलाइड कण उनसे गुजरने वाली प्रकाश की किरण को बिखेरते हैं, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। कोलाइड और निलंबन दोनों विषमांगी मिश्रण है। शांत छोड़ देने पर ये नीचे नहीं बैठते हैं, कोलाइडी कणों की बात की जा रही है, शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। कोलाइड और विलयन दोनों को दोनों अस्थायी होते हैं, जबकि निलंबन जो है अस्थायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि छान करके अलग नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। शांत छोड़े जाने पर कोलाइड के कण नीचे तली में नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, गलत है, सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कोलाइड का गुण नहीं है। किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप पर घोल में और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता तो इसे डैश कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक संतृप्त विलयन बोलते हैं। किसी दिए गए ताप पर विलयन में अगर और विलय पदार्थ घुलाने की क्षमता नहीं है तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। कोलाइडी विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दूध कोलाइडी विलयन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। दूध अपने आप में कोलाइड इमल्शन का उदाहरण है। इन्हें छानने की प्रक्रिया द्वारा विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कोरा कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण है। कोरा अपने आप में एरोसोल है, कोलाइड का एक प्रकार एरोसोल होता है। कोलाइडी विलयन विषमांगी मिश्रण होते हैं, बिल्कुल सही है। ए हमारा आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? तो निलंबन से सवाल जब पूछा जाए तो मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करेंगे? रेत और जल को अपने दिमाग में रखेंगे। अब रेत और जल का जो मिश्रण होता है, हम इसमें से रेत और जल को छान करके आसानी से अलग कर सकते हैं। जल में दूध की कुछ बूंदें, जल और दूध का जो मिश्रण होता है कोलाइड होता है, ये निलंबन का उदाहरण नहीं है।
जल में चौक का चूर्ण, जल और चौक का चूर्ण है तो उसको आप छान करके अलग कर सकते हो। निलंबन के कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो चौक का जो कण होगा वो आप आंखों से देख सकते हो जल में अगर है तो, और वो निलंबित रहेगा। तो ये निलंबन का उदाहरण है। जल में चीनी का घोल अपने अपने वास्तविक विलयन होता है, ये नहीं है। जल में तेल, जल और तेल तो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग परत में आ जाते हैं। अगर आप जबरदस्ती मिलाने जाओगे तो ऐसे में आपको एक कोलाइड मिलेगा, ना कि निलंबन मिलेगा। कोलाइड मिलेगा, निलंबन नहीं मिलेगा। निलंबन के कण जो होते हैं नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, राइट। और इनके कणों को हम लोग छान करके अलग कर सकते हैं। जल और तेल आपस में मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग लेयर में चले आते हैं। जबरदस्ती अगर आप उसको मिलाना चाहोगे तो एक कोलाइड का निर्माण हो जाएगा, लेकिन निलंबन वो नहीं कहलाएगा। बी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। टिंडल प्रभाव को ये दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन जो है वो सही है। 1 2 3 तीनों के तीनों जो है सही है। निम्नलिखित चार संभावनाओं में से निलंबन में कौन सा गुण है? तो रेत और जल आपको याद करना है, रेत और जल का मिश्रण आपको याद करना है। समांगी मिश्रण है, ऐसा नहीं है भाई, जल में रेत के कण होते तो हैं लेकिन हर जगह समान रूप से नहीं होते हैं, ये समांगी मिश्रण नहीं है। ठोस मिश्रण है, ठोस और द्रव का मिश्रण है, ठोस और द्रव का मिश्रण है निलंबन। तो ठोस मिश्रण यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि निलंबन जो है हमेशा ठोस मिश्रण होता है, ये कहना गलत हो जाएगा, ऐसे आपको सोचना था। यहाँ पर निलंबन हमेशा ठोस मिश्रण होता है क्या? नहीं। प्लाज्मा मिश्रण नहीं। विषमांगी मिश्रण सही, निलंबन हमेशा विषमांगी मिश्रण होता है। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक निलंबन है? ठोस में परिक्षेपित हो जाते हैं, गैस ठोस में परिक्षेपित हो जाती है, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, गैस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेत और जल आपको ध्यान में रखना है और आंसर करना है। ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाती है। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा, प्रकीर्णन करते हैं। इसके कण विलयन के कणों से छोटे होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इनके कण तो विलयन और कोलाइड दोनों से बड़े होते हैं। कणों को निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। छान करके बिल्कुल इनके कणों को अलग कर सकते हैं, ठीक। रेत और जल आपको याद करना है और आंसर देना है। रेत और जल का जो मिश्रण है उसमें क्या कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं? देखे जा सकते हैं ना, लेकिन विलयन और कोलाइड के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि विलयन के कणों से छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है, विलयन के कण तो सबसे छोटे होते हैं साइज में, और प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल करते हैं। छान करके रेत को हम अलग कर सकते हैं जल से। इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही है। रेत और जल का मिश्रण है, शांत छोड़ दो आप कुछ समय के लिए तो रेत के सारे कण जो है जल में नीचे जाकर के बैठ जाएंगे, तल में आकर के। निम्नलिखित में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है? सोल में एक चीज है कि जो आपको डीपी मिलेगा, डिस्पर्स्ड फेज मिलेगा आपको, वो हमेशा आपको ठोस मिलेगा, हमेशा आपको ठोस मिलेगा। यहां पर देख सकते हो सोल, एक तो होता है सोल और एक होता है ठोस सोल। दोनों सोल में देखो आप, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, जो डीपी है वो है ठोस, है ना। यहां देखो ठोस और यहां देखो ठोस। अगर डीएम ठोस हो जाए तो ठोस सोल कहलाएगा, और अगर डीएम द्रव हो जाए तो सिंपली सोल कहलाएगा। तो रंगीन रत्न पत्थर और दुधिया कांच ठोस सोल का एग्जाम्पल है, लेकिन जो कीचड़ है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये सोल का उदाहरण है। तो यहां से इस टेबल से ये प्रश्न जो है पूछा गया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। सोल, डीपी हमेशा सॉलिड, परिक्षिप्त प्रावस्था हमेशा सॉलिड ठोस। डीएम की अगर बात करते हैं तो सॉलिड हो सकता है और क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। अगर मान लो डीएम सॉलिड हो जाए तो ठोस सोल कहलाएगा, अगर मान लो जो लिक्विड हो जाए तो सिंपली सोल कहलाएगा।
मिशन से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जो कोलाइडी कण होते हैं उन्हें अलग करना है तो छान कर तो हम अलग कर नहीं सकते हैं कोलाइडी कणों को। क्या करते हैं? अब केंद्रीकरण करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। कोलाइड जो कोलाइड होता है, कोलाइडी विलयन होता है, उसको हम लोग तेजी से घुमाते हैं, भारी कण नीचे चले जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। क्रमशः मिशन का बनना एक डैश परिवर्तन है जबकि एक यौगिक का बनना एक डैश परिवर्तन है। लास्ट वाला जो एक्टिविटी था यौगिक, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, वहां पर अच्छे से इन सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। आयरन, चूर्ण और सल्फर को मिक्स किया था, ग्रुप 1 ने केवल मिक्स किया था, एक मिशन का निर्माण हुआ था जो कि एक भौतिक परिवर्तन होता है मिशन का बनना। फिर उसको तेजी से गर्म किया गया था तो आयरन सल्फाइड बना था, है ना, तो वो एक यौगिक बना था। और यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि यौगिक का निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया से ही होता है। तो मिशन का बनना भौतिक परिवर्तन और यौगिक का बनना रासायनिक परिवर्तन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये पार्ट 3 हमारा समाप्त होता है और ये तत्व यौगिक और मिशन चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।